हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका रहेगा HPGK रहेगा और आपका रहेगा हिंदी ग्रामर। तो HPGK और हिंदी ग्रामर का जो ये मिक्स मॉक टेस्ट जो वो रहेगा, जिसमें कि आपके 15 क्वेश्चन हैं। तो 15 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। और आपका जो है हिंदी ग्रामर में आज हम सिर्फ समास के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि समास कितने प्रकार के होते हैं और उसके जो क्वेश्चन आए रखे हमने मॉक टेस्ट में उसको एक्सप्लेन करेंगे डीपली। तो जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी पीछे मॉक टेस्ट अपलोड हुए मिक्स मॉक टेस्ट, जिसमें कि आपका HPGK है, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है और मैथ का सेक्शन है। तो मिक्स मॉक टेस्ट भी अपलोड हो रखे हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई। तो प्लेलिस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस और पटवारी एग्ज़ाम 2025 के नाम से होगी। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो को जो वो वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश में शिवरात्रि का उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में शिवरात्रि का उत्सव जो वो कांगड़ा में मनाया जाता है, चंबा में, हमीरपुर में या मंडी में। तो मंडी में जो शिवरात्रि का उत्सव जो ये मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में जो किसकी सेब की है, ठीक है, सेब की व्यापारिक खेती जो वो कब से शुरू हुई है। ठीक है, सीधे सिंपल सा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सेब के लिए जो व्यापारिक खेती है वो कब से शुरू की गई है। ठीक है, तो ये की गई है 1916 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जकिया किस नदी का वैदिक नाम है। तो अर्जकिया आपको पता है कि ब्यास नदी का जो वैदिक नाम अर्जकिया है। ब्यास नदी का वैदिक नाम जो वो अर्जकिया है और संस्कृत नाम जो वो विपाशा है। ठीक है, यमुना नदी का एक ही नाम है जो कि कालिंदी कहा जाता है और उद्गम स्थल इसका यमुनोत्री से होता है, उत्तराखंड से। सतलुज नदी का वैदिक नाम जो वो शतुद्री है और संस्कृत नाम जो इसका शतुद्र है। चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी और संस्कृत नाम है इसका चंद्रभागा। ठीक है, तो अर्जकिया ब्यास नदी का वैदिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश जो हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश ये आपका हिमालय है, तो इसके किस भाग में स्थित है। ठीक है, ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया, ठीक है, ये उत्तरी भाग हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया। तो हिमाचल प्रदेश जो हिमालय के कौन से भाग में स्थित है। तो ये पूर्व है, तो ये हिमाचल प्रदेश जो यहाँ पे ये पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो हिमालय के पश्चिमी भाग में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाटकोटी मंदिर जो वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो सिरमौर में है, किन्नौर में है, चंबा में है या फिर कांगड़ा में है। तो हाटकोटी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में जो वो कहाँ पर स्थित है। तो हाटकोटी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनालिका किस फसल की जो एक किस्म है। तो गेहूं की है, मक्की की है, जौ की है, चावल की है। तो सोनालिका जो है गेहूं की एक किस्म है, गेहूं की एक किस्म है। गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, मंडी में है या बिलासपुर में है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंडी जिले की नमक की खानों का नियंत्रण किसके पास है। तो मंडी जिले में जो नमक की खाने हैं इसका नियंत्रण जो वो किसके पास है। तो ये है आपका केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास जो नमक की खाने हैं इसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। तो कुल्लू, चंबा, स्पीति या बिलासपुर। तो आपको पता है कि जो लाहौल स्पीति है, ठीक है, लाहौल स्पीति, इसमें जो सबसे कम जो वर्षा होती है इसको शुष्क यहाँ पे मतलब ड्राई डेजर्ट, सूखा डेजर्ट भी कहा जाता है। लाहौल स्पीति को सबसे कम वर्षा होती है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लिटिल लहासा के रूप में किस स्थान को जाना जाता है। स्पीति को, काजा को, धर्मशाला को या केलांग को। तो द लिटिल लहासा के रूप में जो जाना जाता है आपके धर्मशाला को जो इसको लिटिल लहासा के रूप में भी जाना जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका हिंदी का सेक्शन है समास का, ठीक है। तो अब जो हम सारे जो वो समास के क्वेश्चन देखेंगे, 5 क्वेश्चन पूरे समास करेंगे, पूरा एक्सप्लेन और पूरे डीपली से। तो मन चाह में कौन सा समास है? तो मन चाह, तो पहले सबसे पहले आप शब्द विग्रह करेंगे, मन से चाह, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं समास। समास का अर्थ क्या होता है, ठीक है। समास, इसका अर्थ क्या होता है समास का? समास का अर्थ होता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में पूछी जाती है कि ऐसा पूछा जाएगा कि कम से कम शब्दों में, ठीक है, कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, ठीक है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक, ये डेफिनेशन है इसकी। इतनी सी क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछी जाती है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, अर्थ प्रकट करना ही समास का लक्ष्य होता है, ठीक है। समास का जो काम होता है या लक्ष्य होता है, इतनी सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में इतना पूछा था कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक, समास का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ लिखो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, या वाक्य या वर्ण, कुछ भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ जो प्रकट करना वो समास का लक्ष्य होते हैं। अच्छा, समास मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला होता है आपका अव्ययीभाव समास, ठीक है, अव्ययीभाव समास। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी सिंपल सी आप एक पहचान याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 तरह से बनता है इसमें, जैसे जिस समास का पहला पद प्रधान हो, ठीक है, समास का अव्ययीभाव समास का जो वो आपका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद जो वो प्रधान होता है अव्ययीभाव समास का। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है, तो वह अव्ययीभाव समास होता है। सिंपल सी बात, पहला ऐसे एक क्वेश्चन ये बन गया कि पहला पद प्रधान होता है, ये एक अलग क्वेश्चन बन गया। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी कैसे पहचान करोगे, ठीक है। इसकी जो पहचान है कि जहाँ पर भी उपसर्ग लग जाए, ठीक है, जहाँ पर भी उपसर्ग लग जाए वो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। उपसर्ग कौन कौन से, जैसे अ हो गया, आ हो गया, अनु हो गया, ठीक है, यथा हो गया, प्रति हो गया, ये सारे उपसर्ग, निर हो गया, भर हो गया। अब इनके एग्जाम्पल जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रति प्रतिदिन, तो प्रति क्या आ गया, उपसर्ग आ गया, तो ये कौन सा समास हो गया, अव्ययीभाव। फिर मैं लिखता हूँ भर पेट, पेट क्या शब्द आ गया, भर क्या आ गया, आपका ये आ गया, क्या बोलते हैं इसको, उपसर्ग आ गया, तो ये अव्ययीभाव समास। अब इसकी एक पहचान और भी है, कभी कभी इसमें क्या होता है कि योजिक चिन्ह आ जाता है। क्या आ जाता है, योजिक चिन्ह। अब योजिक चिन्ह वाला तो द्वंद्व समास होता है, लेकिन जैसे रातों रात आ गया, रातों रात, ये भी आपका अव्ययीभाव समास, ठीक है। अपना अपना आ गया, अपना अपना, ये भी आपका अव्ययीभाव समास। तो इसकी 3 तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो तीनों तरह के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। योजिक चिन्ह आ जाएगा तो जरूरी नहीं वो द्वंद्व समास होगा, वो आपका अव्ययीभाव समास किया जाता है। अपना अपना सेम जैसे शब्द आ जाएँ वो भी आपका अव्ययीभाव समास होता है। और इनमें योजिक चिन्ह भी आएगा, तो योजिक चिन्ह वाला जरूरी नहीं है कि आपका वो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो अव्ययीभाव समास में क्या हो गया, अव्ययीभाव समास में ये हो गया कि जिसमें पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, वो अव्ययीभाव समास होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि अब दूसरा आपका, दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा आपका आता है यहाँ पे तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, सिंपल सा आप याद रखेंगे, उत्तर पद प्रधान। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है, उत्तर पद प्रधान हो तो वह कौन सा समास होता है, तो वो होता है आपका तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। और साथ ही इसमें क्या होगा, कारक विभक्तियाँ, सिंपल से। दूसरा इसकी पहचान क्या होगी, कारक विभक्तियाँ होगी, जिसमें कारक विभक्तियाँ आ गई वो आपका तत्पुरुष समास हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे पिछला अपना क्वेश्चन है एक, ये जो क्वेश्चन है आपका कि मन चाह में कौन सा समास है, मन चाह में कौन सा समास है, अव्ययीभाव कर्मधारय तत्पुरुष या द्वंद्व। तो मन चाह, मन चाह, जब आपका मन चाह शब्द विग्रह करा मैंने, तो मन से चाह,
अब कारक विभक्तियाँ कौन सी, कारक विभक्तियाँ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कर्ता न, कर्ता की विभक्ति क्या न, कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है। फिर आ गया आपका अपादान से, फिर आ गया आपका अधिकरण में पर, फिर आ गया आपका संबंध, जब संबंध कारक है कि तो उसमें आ जाएगा का, के, की, ठीक से सब संबंध बताना। फिर आ जाएगा आपका संबोधन, संबोधन जैसे हे राम, हे प्रभु, इस तरह के ये वाक्य होंगे। तो कारक कितने हो गए आपके, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 कारक, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैंने बोला मन से चाहा, अब 2 जगह से आया, एक तो कर्ण कारक में, ठीक है, और एक आया आपका अपादान कारक में। तो अब इसमें कौन सा होगा, ये मन चाहा में, ऐसा पूछा था कि मन चाहा में कौन सा तत्पुरुष मतलब जो है वो कारक है, मतलब कौन सा तत्पुरुष है, ये कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या अपादान। तो आपको मैंने बताया कि अपादान, अपादान कहाँ कहाँ यूज होता है, सिंपल सा आपको बस एक याद रखना, अपादान कहाँ कहाँ यूज होता है। अपादान होता है आपका अलगाव के लिए, भय के लिए, तुलना के लिए, ठीक है। और करण, दोनों की विभक्ति क्या होगी, दोनों की विभक्ति होगी से। करण कहाँ होता है, साधन के लिए। सबसे पहले आपने क्या देखना, कहीं पे अलगाव हो रहा है या भय हो रहा है या तुलना हो रही है। अगर ये 3 चीज़ें आपको मिल जाए, तीनों में से एक, तो वहाँ तो आप लगाएंगे अपादान। लेकिन तीनों में से कोई नहीं मिले आपको तो आप यूज करेंगे करण कारक, ठीक है। कभी कभी साधन दे रखा होगा। अच्छा, मन चाहा, मन से चाहा, ठीक है, मन चाहा, मन से चाहा, तो मन चाहा, मन से चाहा, साधन क्या हो गया, मन, मन से चाहा। तो यहाँ पे हो गया कर्ण तत्पुरुष आपका, क्योंकि अलगाव तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, भय किसी से हो नहीं रहा, तुलना किसी से हो नहीं रही, तो कर्ण जो कर्ण वाली से जो आपका व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, मन चाहा में मन से चाहा, तो मतलब तत्पुरुष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 हमने देख लिया अच्छी तरह से, एक आपका अव्ययी भाव समास और दूसरा आपका कर्मधारय, ठीक है। तो 2 हमने देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, शब्द विग्रह करें सबसे पहले, तो ये हो गई प्रयोग के लिए शाला। तो यहाँ पे अब कौन सा तत्पुरुष आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा दे रखा, कारक दे रखे होंगे, तो बताइए कौन सा तत्पुरुष है। तो आपको दे रखा होगा कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष, प्रयोग के लिए कारक व्यक्ति, तो कर्म कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष, इसमें समास आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर नेक्स्ट है आपका, हमने 2 पढ़ लिया, अभी कौन कौन से, अव्ययी भाव और आपका तत्पुरुष। फिर से हम देखते हैं अगला आपका कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास। तो जो कर्मधारय समास है आपका, उसमें क्या होता है, तो कर्मधारय समास, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा आपका, इसमें होगा आपका प्रथम पद विशेषण होगा, ठीक है। इसमें जो होगा, जो पहला पद होगा वो क्या होगा आपका विशेषण। सीधा कुछ डेफिनेशन इसकी याद रखने की याद नहीं है, जैसे शब्द दे रखा तो उसमें विशेषता बताई जा रही हो, जैसे कमल नयन, तो कमल नयन, कमल के समान नयन, क्या, कमल के समान नयन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमल नयन। अब ये नयन है, नयन की विशेषता क्या है, वो कमल के जैसे हैं, तो सीधी बात विशेषण आ गया जहाँ पहला पद, तो वो आपका सीधा हो जाएगा कर्मधारय समास। ये सिंपल सा इतना ही ध्यान रखना अपना इसका,
कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में, पंचवटी, ठीक है। तो नेक्स्ट दे लेते हैं अब हम द्विगु समास। यह कर्मधारय हो गया आपका, अब आ जाएगा आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा आपका कि ये संख्यावाचक होगा, संख्या आ रही होगी इसमें, संख्यावाचक। तो इसमें संख्या आ रही होगी, ठीक है। जैसे पंचवटी, तो पंचवटी के जब शब्द विग्रह करेंगे, तो पंचवटी के शब्द विग्रह करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह, ठीक है। तो पाँच क्या आ गया, आपकी संख्या आ गई। तो जहाँ पर भी आपकी संख्या आ जाए पहले, तो वो हो जाता है आपका द्विगु, ठीक है, द्विगु समास। जहाँ पर भी पहले संख्या आ जाए वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, फिर द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट, नीलकंठ। नीलकंठ, इसके बाद आज हमारा द्वंद्व रह जाएगा। द्वंद्व हम आगे देख लेंगे। द्वंद्व सीधा होता है जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। नीलकंठ। अब देखते हैं अगला हम बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, इसमें क्या होता है बहुव्रीहि समास में, इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद जो प्रधान नहीं होता है, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। बल्कि ये पूरा शब्द जो वो किसी और की तरफ जो वो इशारा करता है। जैसे नीलकंठ, यहाँ लिखा मैंने पाठशाला, पाठशाला, तो ये क्या पाठशाला, पाठशाला एक ये जो एक पर्टिकुलर स्थान होता है उसको बोला जाता है पाठशाला, ठीक है। पढ़ने के लिए जगह होती है पाठशाला। अब नीलकंठ है, जो नीलकंठ है आपका, नीलकंठ इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है। नीलकंठ ऐसे किसी को नहीं बोला जाता, ऐसे कोई जगह नहीं है कि जो इसको नीलकंठ बोला जाए, या कोई चीज़ इसके शब्द का अपना अर्थ नहीं है, बल्कि किसी और की तरफ इशारा कर रहा है, अर्थात भगवान शिव की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये जो समास हो जाएगा नीलकंठ आपका, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। तो नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। लास्ट है, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। लास्ट आपका ये है कि द्विगु समास होता है, द्विगु समास। इसमें क्या होता है आपके, द्विगुणी द्वंद्व समास, ठीक है। द्विगु हमने देख लिए पीछे, कहाँ गया ये द्विगु हमने जो वो देख लिया। अब आता है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है आपका, द्वंद्व समास, इसमें क्या होगा आपका कि दोनों पद जो वो प्रधान होंगे, ठीक है। दोनों पद प्रधान, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि दोनों पद जो आपके प्रधान होंगे। द्विगु द्वंद्व समास में दोनों पद जो वो प्रधान होंगे। आपसे पूछा जाए जैसे कौन सा समास है जिसमें दोनों पद जो प्रधान होते हैं, तो वो होता है आपका द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दिन रात, ठीक है। जैसे दिन रात हो गया, तो ये कौन सा दिन रात में कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।